गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अभी 16वें चैप्टर में ही हैं। आज चैप्टर पूरा आपका हो जाएगा। बात करते हैं चैप्टर की। कल हम जैव विकास की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? जैव विकास में ही हम चल रहे थे, ठीक है ना। ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस जो है उसके अंदर हम बात कर रहे थे उसकी। देखिए, जैव विकास में मैंने आपको बता दिया था कि श्रेय किसको जाता है? चार्ल्स डार्विन को जाता है। किसको जाता है? चार्ल्स डार्विन की हम लोग बात कर रहे थे। इन्होंने एक पुस्तक भी दी थी, द ओरिजिन का मतलब उत्पत्ति ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। उनमें इन्होंने विभिन्न प्रकार के जो हैं इनकी बात जो है वो की थी। साथ में बहुत सारी हमने महत्वपूर्ण बातें जीवाश्म की भी की थी। आज इसके आगे बात करते हैं कि जैसा मनुष्य है, चीता है, मछली है, चमगादड़ है, ये भिन्न भिन्न प्रकार के जीव होते हैं, ठीक है ना। जैसे मनुष्य है, चीता है, मछली है, चमगादड़ है, ये सभी एक जैसे थोड़ी हैं, सभी अलग अलग हैं। फिर भी मनुष्य के हाथ, चीते की अगली टांग, मछली के फिन्स तथा चमगादड़ के पंख, कंकाल की मूलभूत संरचना है वो एक समान हुई है। इनकी मूलभूत संरचना है वो क्या हुई है? एक समान हुई है, ठीक है ना। वो लगभग एक समान जैसे ही अंगों से इनका निर्माण हुआ है। किसका अभी बताया मैंने। जैसे मनुष्य के हाथ, वैसे ही चीते की अगली टांगें, वैसे ही मछली के फिन्स, वैसे ही चमगादड़ के पंख की कंकाल जो है मूलभूत संरचना एक समान होती है। ये इस बात का प्रमाण है। किस बात का प्रमाण है? ये इस बात का प्रमाण है कि इन सभी जीवों के उद्गम एक ही पूर्वज से हुआ है। मतलब इनका जो पूर्वज है, इनको जो सर्वप्रथम जन्म देने वाले हैं वो एक ही हैं। इनकी उत्पत्ति एक ही पूर्वजों से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ यही निकल कर आता है। इसके बाद अगर हम बात करें, सभी बहुकोशिकीय जीवों का शरीर यूकेरियोटिक कोशिकाओं का बना होता है। यूकेरियोटिक सेल्स तो आप लोग जानते हैं। यूकेरियोटिक सेल्स दो शब्दों से मिलकर बना है, यू प्लस कैरियोन। यू का मतलब होता है सुविकसित, कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक। कैरियोन का मतलब क्या होता है? केंद्रक। अर्थात जिन कोशिकाओं में सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। जैसे जितने भी जो भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जैसे हम हैं, हमारे अंदर जो है बहुकोशिकीय कोशिकाएं होती हैं जिनमें यूकेरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है, या सुस्पष्ट केंद्रक जो है वो पाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, साथ ही प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन एक कोशिकीय जीव से लेकर मनुष्य तक क्रियाशील है। एक कोशिकीय प्रोटीन का पाचन कौन से एंजाइम द्वारा होता है? दूसरे चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। किसके द्वारा होता है? ट्रिप्सिन के द्वारा होता है, जो सभी जीवों में पाया जाता है। जीवों के गुणों को नियंत्रित करने वाले डीएनए सभी जीवों में समान प्रकार से कार्य करते हैं। डीएनए का मैंने पूरा नाम बताया था आपको, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोकमल। ये आनुवांशिक जो है आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य जो है वो करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। ये सभी बातें जैव विकास को प्रमाणित करती हैं। जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन करने में यही लगता है कि एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ है। वनस्पति जगत से सभी अनेक प्रमाण मिलते हैं। धार्मिक मान्यताओं में भी जैव विकास के संकेत हमें मिलते हैं। भारत में कहा जाता है कि 84 लाख योनियों अर्थात वेजाइना, ठीक है ना। 84 लाख जो योनियों को भोगने के बाद मनुष्य योनि मिलती है, अर्थात मनुष्य का जन्म मिलता है, ये भारत में कहा जाता है। यह टिप्पणी एक कोशिका से मानव भ्रूण विकास को देखकर ही की गई है। किसको? एम्ब्रियो जो होता है ना, भ्रूण पेट के अंदर या गर्भाशय में 9 महीने तक होता है, उसके विकास को देखकर ही ये बात जो है वो कही गई है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जो है जन्म मिलता है, ठीक है। यह हमारा जैव विकास के बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं जैव विकास की क्रियाविधि जैव विकास की क्रियाविधि की बात करते हैं तो जैव विकास के प्रमाण मिलने के बाद ये प्रश्न उठना स्वाभाविक था कि
जैव विकास की क्रियाविधि क्या होती है, कि इसकी क्रियाविधि होती क्या है। तो लेमार्क ने कुछ अंगों को अधिक काम में लेने वाले कुछ की अपेक्षा करने पर अर्जित गुणों को वंशागत मानते हुए नई जातियों को दुबों को समझाने का प्रयास किया। लेमार्क वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि जीव जो अंगों का ज़्यादा उपयोग करता है, जिन अंगों का ज़्यादा उपयोग करता है वो आगे वाली पीढ़ी में ज़्यादा विकसित होते हैं, जबकि जिनका कम उपयोग करता है वो विलुप्त होते जाते हैं। ये बात किसने कही थी? लेमार्क ने कही थी। उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत इन्होंने दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इन्होंने बताया कि छिपकली जैसे कुछ जीवों को रेंग कर चलने से उनके बाहुओं की उपेक्षा हुई और कालांतर में बाहु विलुप्त हो गई, पैर जो है वो विलुप्त हो गए। इसी प्रकार सर्पों की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार लेमार्क ने जिराफ व बत्तख की जातियों को बनने को समझाया। जिराफ के बारे में इन्होंने बताया था कि पहले जिराफ छोटे होते थे, लेकिन जैसे जैसे प्रकृति में उनके खाने पाने की व्यवस्था उनको आसानी से नहीं मिलने के कारण वो ऊंचे पेड़ पौधों को, घास तला वो खत्म हो गए थे, ऊंचे पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते थे, जिससे वो अगली टांगें और अपनी गर्दन को ऊपर करने लगे। धीरे धीरे यह लक्षण जो है उनकी पीढ़ी के अंदर आने लगा। विजमान ने चूहों की पूंछ को निरंतर, एक वैज्ञानिक और था विजमान, इन्होंने क्या किया, चूहे जो थे चूहों की पूंछ को निरंतर कई पीढ़ियों तक काट कर देखा। 10 पीढ़ी तक पूंछ पूरी लंबी ही रही, लेकिन विजमान ने 10 चूहे के एक चूहे की पूंछ काटी। उसके जीव, उसका जो पुत्र पुत्री हुए चूहों के रूप में, उनकी भी काट दी। ऐसे 10 पीढ़ियों तक किया, लेकिन पूंछ है वो पूरी लंबी ही रही। विजमान ने कहा कि अर्जित गुणों की वंशागति नहीं होती। तो इन्होंने लेमार्क के सिद्धांत को नहीं माना। इन्होंने कहा अर्जित लक्षणों की उत्पत्ति है वो नहीं होती है। इसके बाद अगर हम बात करें, चार्ल्स डार्विन जो थे, चार्ल्स डार्विन ने प्रकृति वर्ण के माध्यम से, चार्ल्स डार्विन ने प्रकृति वर्ण का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया? प्रकृति वर्ण का सिद्धांत दिया। प्रकृति वर्ण का सिद्धांत का मतलब है प्रकृति अपने अनुसार जो है ढाल लेती है, ठीक है ना। डार्विन ने कहा कि प्रत्येक जाति की जीव की बड़ी संख्या में उत्पन्न होते हैं। कोई भी 2 जीव एक से नहीं होते। जीवों के अधिक होने पर उनमें भोजन स्थान व अन्य स्थानों के लिए संघर्ष होता है। संघर्ष होने पर प्रकृति के अनुसार जो सर्वोत्तम होता है उसी की संतानों की संख्या अधिक होती है। मान लीजिए ये क्षेत्र है, इसमें कोई 50 जीव रह रहे हैं अलग अलग जातियों के। वो भोजन तो सभी का लगभग एक जैसा ही होता है। भोजन के लिए आपस में लड़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे, कंपटीशन करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे। करने पर जिसको भोजन प्राप्त हो जाएगा वो तो क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे, और बाकी जो है वो नष्ट हो जाएंगे, ठीक है, और एक नई जाति बन जाती है। उस समय तक मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों का ज्ञान नहीं था। मेंडल के आनुवंशिक नियम आपके चैप्टर नंबर 3, मेंडल का जन्म कब हुआ था आपको पता है, सभी आपको पूरा चैप्टर जो है वो पढ़ाया हुआ है। इसके बाद डार्विन ने यह स्पष्ट नहीं कर सका कि जीवों में भिन्नता किस कारण उत्पन्न होती है। कि परिवार या जाति के जीवों में पाई जाने वाली छोटी भिन्नताओं की नई जातियों के बनने की बात लोगों को समझ में नहीं आई। अब आपको मैं बताऊंगा कि प्रश्न क्या आया था 2020 में। 2020 में प्रश्न ये आया था कि उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। उत्परिवर्तन, पेपर उठा लेना, मैंने भी डाला था यूट्यूब पर, आप देख सकते हो। उत्परिवर्तन या म्यूटेशन बोलते हैं इंग्लिश में, किसे कहते हैं, ठीक है। उत का मतलब होता है अचानक, परिवर्तन का मतलब परिवर्तन। अचानक होने वाले परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? अचानक होने वाले परिवर्तन। अचानक होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तन कहलाते हैं। ये आपके प्रश्न आया था। 1901 में हुगो डी वरीज नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने उत्परिवर्तन के बारे में समझाया था। हुगो डी वरीज नाम का एक वैज्ञानिक था। उसने बगीचे में लगे प्रिमरोज के पौधे में, उन्होंने एक गार्डन के अंदर एक पौधा लगा था जिसका नाम है प्रिमरोज। क्या नाम है पौधे का? प्रिमरोज। के बीच एक नई प्रकार का प्रिमरोज का पौधा उगा हुआ पाया, ठीक है ना। प्रिमरोज का पौधा एक अलग से उगा हुआ पाया, और अध्ययन कर डी वरीज ने कहा कि जीव में अचानक बड़े परिवर्तन होने से नई जातियां बनती हैं। अचानक परिवर्तन होने से नई जातियां बनती हैं, ठीक है ना। तो उसे क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन नाम इन्होंने दिया था। जीवों के गुणों का निर्धारण उनकी कोशिकाओं में पाए जाने वाले डीएनए से होता है। जो 4 क्षारकों, डीएनए के अंदर नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, आपको पता है एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन जो है वो उनके अंदर उपस्थित होते हैं। श्रृंखला में परिवर्तन के जीवों के गुणों में परिवर्तन आता है।
इसी प्रकार आगे अगर हम बात करें तो डीवरीज के उत्परिवर्तनवाद को डार्विनवाद के साथ मिलाकर नव डार्विनवाद बनाया गया। अगर पूछा जाए कि नव डार्विनवाद क्या है, नव डार्विनवाद किसे कहते हैं, तो नव डार्विनवाद जो है वो डीवरीज के उत्परिवर्तनवाद प्लस डार्विनवाद को मिलाकर क्या बनाया गया था, नव डार्विनवाद बनाया गया था। जातियों के बनने के कारण के रूप में नव डार्विनवाद को सत्य की तरह स्वीकार लिया गया। 1995 में डार्विन ने विकासवाद का खंडन करते हुए कहा कि प्रकृति में विकास का मार्ग प्रतिस्पर्धी नहीं होकर परस्पर सहयोगी रहा है। इसका जो मार्गुलिस का कहना है कि विकासवादी आज से 50 करोड़ वर्ष पूर्व ही जंतुओं के इतिहास की बात करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने इन बातों के बारे में बताया। ठीक है, इसके बाद में हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, जाति उद्भव। जाति उद्भव की बात करते हैं कि जाति की उत्पत्ति कैसे होती है। तो आपको बता देता हूँ, पृथ्वी का वातावरण जो है जीवन के बहुत ही अनुकूल सिद्ध हुआ है। पृथ्वी के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वातावरणीय भिन्नता अपने को अनुकूलता करने के लिए जीवन में बहुत रूप ग्रहण लिए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी अपने स्वरूप को बनाए रखने में सक्षम जीव को जाति कहा जाता है। भाई एक ही जैसे दिखने वाले जीवों के समूह को क्या बोला जाता है, जाति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जाति कहा जाता है। जो आपस में संतान उत्पन्न कर सकते हो, जनन की क्रिया द्वारा संतान उत्पन्न कर सकते हो, क्या कहलाती है, जाति कहलाती है। 3 लाख के लगभग वनस्पतियां व 12 लाख जंतुओं व 10 लाख के लगभग सूक्ष्म जीवों की जातियां पाई गई हैं। कितनी पाई गई हैं, 3 लाख के लगभग वनस्पतियां, 12 लाख जंतुओं व 10 लाख सूक्ष्म जीव पाए गए हैं। नव डार्विनवाद के अनुसार जातियों का बनना जीवों में उत्पन्न भिन्नता व जीव संघर्ष पर निर्भर करता है। इसके अनुसार साधारण लंबाई जिराफ जाति के जीव में अचानक ही हुई। कुछ लंबी गर्दन वाला जिराफ जीव पैदा हो गया। लंबी गर्दन के कारण यह नया जिराफ जीव की तुलना में अधिक भोजन खा सका, जिससे इसका निर्माण हुआ। तो बहुत सारे कारण उत्परिवर्तन कारण रहा। कुछ अंगों का नष्ट होना, कुछ अंगों के विकास होना, कुछ अंगों का अधिक विकास होना, जिसके कारण जातियों की उत्पत्ति जो है वो हुई है। तो आजकल हमें लंबी गर्दन वाले जिराफ जो है वो देखने के मिलते हैं, क्योंकि वर्तमान में जिराफ जाति जो है वो लंबी गर्दन वाली ही बनी हुई है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो नई जातियों बनने के साथ कुछ जातियां नष्ट भी होती रही हैं, जैसे डायनासोर व डोडा पक्षी की जातियां नष्ट हो चुकी हैं, जिसका कारण प्रदूषण व बढ़ती आबादी के कारण हुआ है। आवास उनके रहे नहीं। इसी प्रकार घरेलू चिड़िया, गोराया आदि जीव जातियों के सामने तो विलुप्त होने का खतरा जो है वो पैदा हो चुका है। हम इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब जो इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है वो रहा है हमारा जाति व्रत। क्या है, जाति व्रत। जाति व्रत की अगर बात करते हैं तो जीव जातियां दिखने में भिन्न भिन्न होती हैं, मगर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की मूलभूत संरचना व कार्य प्रणाली क्या है, समान ही होती है। तो अगर हम जाति व्रत की बात करते हैं कि जाति व्रत होता क्या है, तो ये मार्गुलिस जो था उसके अनुसार जो जीवाणु ने आपसी सहयोग से संपूर्ण जीव जगत को जन्म दिया। तो सीधी सी बात है, जाति व्रत है जातियों का भिन्न भिन्न होना। पृथ्वी पर विभिन्न जातियां जो है भिन्न भिन्न होना, लेकिन इनकी संरचना की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो वो लगभग क्या होती है, समान होती है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्रत्येक जाति का विकास पूर्ववर्ती अन्य जाति या जातियों के विभिन्न कारणों से हुए बदलाव के कारण होता है। तो जाति व्रत का सीधा सा मतलब है कोई नई जाति बनी है। जैसे मान लीजिए किन्नर जो होते हैं मानव के अंदर, वो नर व मादा से ही इनमें कोई परिवर्तन होने के कारण ये तीसरी जाति जो है इसका रूप जो है वो बना है। तो इसी प्रकार बहुत सारे जीव जंतुओं के अंदर कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव के कारण जो है नई जातियों का विकास होता है, जो अपने ही पूर्वजों के कारण होता है, जिसे क्या बोला जाता है, जाति व्रत कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाता है। इस चैप्टर की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो क्या हैं महत्वपूर्ण, मैंने ये पढ़ा दिया। आप लोग सोच रहे होंगे सर ने तो किताब से जो है पढ़ा दी। तो इस चैप्टर को पढ़ने आपको भी पढ़ना है, जो मैं भेज रहा हूँ उसको लिखना है। लिखने के बाद में आपको करना क्या है, इसमें
मेन बातें जो मैंने पेज पे लिखी हैं, विजमान लिखा है, जिराफ लिखा है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति लिखी है, उत्परिवर्तन लिखा है, हुगो डी वरीज लिखा है, नव डार्विनवाद लिखा है, ये शब्द इम्पोर्टेंट है इनके अंदर, ठीक है ना, ये शब्द इम्पोर्टेंट है, इनकी परिभाषाएं हमें आनी चाहिए। अब हम आगे वाला चैप्टर जो है उसकी बात हम कल से शुरू करेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज। पृथ्वी के बाहर किसकी खोज? जीवन की खोज, जिसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और बहुत ही शानदार चैप्टर है।